अगर पूरे वीक में देखें तो एक लिस्ट ऑफ शेयर्स निकालें जो जिन पर सबसे ज़्यादा हमें सवाल मिल रहे हैं। एनएचपीसी इस पूरे फॉल में, मंडे टू वेडनेसडे के फॉल में करीब 13% गिरा, आज करीब 9% रिकवर हुआ। सर, अरुण सर, मैं हर शेयर को एक कैटेगरी वाइज बांटना चाहता हूं कि मैं हर शेयर का नाम लेता जाऊंगा, आप बता दीजिए दर्शकों को कि ये रिस्की शेयर है इस समय या इन्वेस्टमेंट ग्रेड में ठीक है। सर, एनएचपीसी कैसे देख रहे हैं आप इस काउंटर को? रिस्की शेयर। ओके। एसजेवीएन सर, इस पूरे मंडे टू वेडनेसडे के कार्नेज में 17% गिरा, लेकिन इंटरेस्टिंगली आज 17% रिकवर हो गया। हालांकि गिरने की जो परसेंटेज होती है वो हाई वैल्यू से होती है और रिकवरी की जो परसेंटेज होती है वो लो वैल्यू से होती है, तो इसलिए 17 टू 17 हम पूरा रिकवर नहीं कह सकते। कैसे देख रहे हैं सर, रिस्की या इन्वेस्टमेंट ग्रेड में पॉजिटिव? विवेक, ये जो शेयर है और एनएचपीसी जो है एकदम सगे भाई जैसे हैं, सेम कैटेगरी में है, इनकी चाल भी सिमिलर होती है। जी ये भी एक रिस्की शेयर माना जाएगा इन्वेस्टमेंट के तहत या इन्वेस्टमेंट के जरिए से आज। जी। आईआरएफसी सर कैसे देख रहे हैं? सर, आप जो नाम लेंगे उसके साथ में आपको एक नाम और जोड़ देता हूँ, आईआरएफसी और इरिडा। ये दोनों जी उसी कैटेगरी में आते हैं जहां पर इनकी जो वोलेटिलिटी हो रही है, काफी रिस्क है, और इसके अंदर में जिस भाव में इन्वेस्टर फंसे हैं, लगता नहीं कि उनके पैसे या उनके भाव इमीडिएट टर्म में आ सकते हैं। इसको मैं रिस्की कैटेगरी में डालूंगा। सर, आरबीएनएल इंटरेस्टिंगली 6.5% मंडे टू वेडनेसडे में गिरा, लेकिन आज 9.25% रिकवर हुआ। इसका मतलब है कि अगर हम ब्रॉडर तौर पर देखें तो जितना इस वीक में गिरा था उतना रिकवर हो गया। अब क्या करें सर इस काउंटर पर? ये इस शेयर को इन्वेस्टमेंट ग्रेड में मानूंगा। इसमें जो वोलेटिलिटी भी हो रही है, अगर आपने जो पहले 4-5 नाम लिए उसके बनिस्बत इसमें वोलेटिलिटी भी कम है, और ये शेयर में सिर्फ इसके काम काज और प्रदर्शन के ऊपर शेयर में मूवमेंट दिख रहा है। जी सर, अगला काउंटर रेलटेल, जहां पर कि हमने 27% की गिरावट, भारी गिरावट आते हुए देखी, लेकिन आज 10% ऊपर ये काउंटर रहा। इसको आप किस ग्रेड में रखेंगे? ये दोनों ग्रेड में शामिल नहीं हो पाता। मेरे ख्याल से आपको एक ग्रेड और बनाना चाहिए जहां पर वैल्यू बाइंग की जा सकती है शेयर में। ओके, तो सर इसको वैल्यू बाइंग, बिल्कुल आज हमने देखा कि इस काउंटर में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, तो सर एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी फॉल में ये एक वैल्यू बाय है। मौजूदा स्तर पर हाँ, लेकिन मान लीजिए यहां से 15-20% बढ़ जाता है तो फिर इसे मैं वैल्यू बाई नहीं कहूंगा। ओके, अब आते हैं सर मेटल काउंटर्स पर। जो पीएसयू मेटल कंपनीज हैं, नालको जो कि पिछले 2 से 3 महीने में 100 रुपये से 160 तक हुआ, लेकिन गिरा भी उतनी तेजी से ही। 160 परसों का लेवल था, 140 कल का लेवल, और 16.5% की गिरावट इसमें देखने के लिए मिली केवल मंडे टू वेडनेसडे में। आज 4% रिकवर हुआ। सेम हाल सर सेल में रहा, सेम हाल लेकिन हिंदुस्तान कॉपर पर मैं बाद में आऊँगा। सर पहले सेल और नालको पर बता दीजिए। सर, ये दोनों शेयर जो हैं, इनमें एक फैक्टर और रहता है, बाजार की वोलेटिलिटी और एलएमई की वोलेटिलिटी। चीन जो एक बड़ा प्लेयर होता है मेटल एक्सचेंज पे, वो फिलहाल पूरे के पूरे तरह से नॉर्मल नहीं आया है। वोलेटिलिटी उसके कारण काफी बढ़ चुकी है, और जो भी व्यक्ति मेटल पैक में इन्वेस्ट करता है उसे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चीन के माल खरीदने से या न खरीदने से वोलेटिलिटी डबल या ट्रिपल हो जाती है। ये चीज ध्यान रख कर इन्वेस्ट करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट का जो प्रेशर है वो सही हो तो मेटल पैक में निवेश कीजिए, नहीं तो आपकी आपकी जो लाइफ है वो जोखिम में हो सकती है। जी। हिंदुस्तान कॉपर सर, जो लगभग 3 गुना हो गया बहुत ही शॉर्ट टर्म में, अब इसमें क्या करें? 16% तक गिरा था इस वीक में मंडे टू वेडनेसडे, लेकिन आज रिकवरी भी काफ़ी शार्प, करीब 11.5% की। इस काउंटर पर आपका व्यू सर? सर, काउंटर अच्छा है, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो लोग इसको इसलिए खरीद रहे हैं कि कॉपर ये प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उसके लिए इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इसकी साइज काफी छोटी है, और जो दूसरे लोग इंपोर्ट करके कॉपर प्रोसेस करके इंडिया में बेचते हैं
वो इससे काफी बड़े हैं। तो इसकी प्रदर्शन और जो नए लोग ये काम कर रहे हैं उनके प्रदर्शन में बहुत बड़ा फर्क है। शेयर अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में आज मैं इसको नहीं डालूंगा। ये इन बिटवीन है दोनों के। जी। पीएसयू बैंक्स में सर, इस पर आपकी राय सर। कैनरा बैंक इस वीक में मंडे टू वेडनेसडे में 10% टूटा। यूनियन बैंक का भी यही हाल था, 10% टूटता हुआ दिखाई दिया। पीएनबी में भी करीब 8 से 10% की गिरावट थी, लेकिन आज रिकवरी में केवल 1.5 से 2% की रिकवरी। कोई पीएसयू बैंक आपको अच्छा लग रहा है, या क्या व्यू है आपका इन सभी पीएसयू बैंक्स पर? सर, ये फिलहाल के भाव में अभी भी गिरावट की संभावना और बाकी है। और मुझे लगता है कि कुछ समय आपको देना पड़ेगा, या तो टाइम निकल जाए या कुछ और करेक्ट करे। यहाँ पर मैं आपको रोक कर एक बात लोगों को बताना चाहता हूँ, जी सर। विवेक, कि बाजार में जो पीएसयू पैक है, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, पावर सेक्टर हो या क्या, ये सब में एक भेड़ चाल लगी है। लोगों को लगता है इसमें अनाप शनाप पैसा बनेगा, और बिना भाव देखे कहां से कहां बढ़ चुका है। हर भाव में एक नया मोमेंटम आ रहा है। शेयर बाजार में पैसा ऐसा नहीं बनता, और शरीर के जोर से आप अगर खरीद लेते हो तो पैसा बनेगा ये नहीं सोचे। एक वैल्यू होती है जिसके ऊपर में अगर शेयर चला जाता है तो वो रिस्की हो जाता है। बिल्कुल। उसके ऊपर अगर जाता है तो जब गिरावट होती है तो वो जो कहते हैं ना, फॉल्स फ्लैट ऑन योर फेस, आप उठ नहीं सकते उस चीज से। ये ध्यान में रखिए, ये पैसा आपका है। जी। सर, पीएसयू बैंक्स पर बात हुई, लेकिन पीएसयू की एक एनबीएफसी कंपनी आईएफसीआई, ये काउंटर बहुत तेज़ी से चला था, चलता नहीं है जनरली। ये 11 रुपये से 60 की रेंज, 60-70 की रेंज तक पहुंचा, लेकिन रिट्रेसमेंट भी उतना ही शार्प। इस पूरे वीक में करीब 10% गिरा, लेकिन आज अपर सर्किट लग गया 5% का। शायद रेंज मिलती तो पूरा ही रिकवर होने की कोशिश करता। कैसे देखें सर इस काउंटर को? सर, इस काउंटर में अफवाहें आती रहती है, ये बिक जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा। जिस कंपनी में बार बार सेम न्यूज को प्ले किया जाए उसमें मुझे कंफर्ट नहीं मिलता। एक बहुत पुरानी कहानी सुने हैं कि गांव में वो बार बार बोलते, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। जब शेर असल में आएगा तो कोई बचेगा नहीं। जी। सर, लास्ट पैक जहां पर कि निवेशक काफ़ी बेट लगा रहे हैं, काफ़ी कुछ सुर्खियों में रहता है, अदानी समूह, अदानी एंटरप्राइजेज। इस काउंटर में रिलेटिवली लार्ज कैप के मुकाबले 10% की गिरावट मंडे टू वेडनेसडे में ही दिखाई दी, लेकिन आज शार्प पुलबैक 6% का। अदानी ग्रीन्स में भी 11% की गिरावट थी, लेकिन आज ऑलमोस्ट 10% रिकवर हुआ। अदानी पोर्ट्स जो करीब 8% गिरा इस पूरे वीक में मंडे टू वेडनेसडे, लेकिन आज करीब 5% तक रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। सर, अदानी स्टॉक्स को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अडानी समूह को पिछले 12 महीने जो रहे हैं काफी कठिन रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो इसने बॉटम बनाया था अडानी समूह ने फरवरी 2023 में, वो एक लॉन्ग टर्म बॉटम बन चुका है। उसके बाद में कंपनियों में एक अच्छा खासा रिकवरी आया है। इसमें नए निवेशक आए हैं। इसने अपनी जो ग्रुप की स्ट्रैटेजी है उसमें काफी बदलाव लाया है। और जो एक एक चीज जो मैं बार बार हर जगह बोलता हूं, कि कंपनी का 65 से 70% बिजनेस रेगुलेटेड है, क्योंकि उसमें सेक्टर रेगुलेटर होता है। चाहे वो एयरपोर्ट का धंधा हो, पोर्ट्स का धंधा हो, पावर ट्रांसमिशन, गैस, ये सब में एक सेक्टर रेगुलेटर है। सेक्टर रेगुलेटर होने के बाद में एक सीमित दायरे में एक सेट ऑफ रूल्स में आपको काम करना पड़ता है। ये जो समूह है इसको मैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड में मानता हूं। लो रिस्क है, लेकिन एक नोट ऑफ कॉशन डालूंगा, हाईली वॉलेटाइल, क्योंकि लोगों को ये शेयरों में एक सट्टा करने का जो है एक मौका दिखता रहता है हर समय। बिल्कुल। अरुण सर, चलते चलते आपका डिस्क्लेमर कोई इन सभी काउंटर पर जिन पर चर्चा हुई है? जहां तक डिस्क्लेमर का सवाल आता है, कई शेयरों में जिसके बारे में मैंने बात की, मैं उसमें निवेशित हूं। मेरे पास पोर्टफोलियो है। और
तो आप सभी दर्शकों को ये एक जैसे कहते हैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए कि मेरे पास इंटरेस्टेड कमेंट्स मेरे हो सकते हैं। बिल्कुल। अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो यहाँ पर अरुण सर ने बताया कि जो ये फैंसी शेयर्स थे उसमें ग्रेड वाइज उन्होंने कौन से काउंटर्स हैं जहाँ पर कि आपको इन्वेस्टमेंट ग्रेड रखना चाहिए और कौन से शेयर हैं जो कि रिस्की जोन में आ चुके हैं अभी भी। तो उन सभी शेयरों पर चर्चा हुई, साथ ही आपके जो निवेशकों के तौर पर एक सवाल जो मन में उठ रहे हैं उनके भी जवाब दिए। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।